उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। काफ़ी देर तक इस तरह देखने के बाद वो पीछे हटा और फिर चंद गज के फासले पर जाकर उसने एक बार फिर इस तरह एक चट्टान के साथ चेहरा रखकर देखना शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर मुस्तरद के आसार नमूदार हो गए। आओ, मैंने इस गार को तलाश कर लिया है, इमरान ने एक तरफ हटते हुए कहा। किस तरह तलाश कर लिया है? मैडम सागोरी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे इमरान की बात पर यकीन ना आया हो। लेबॉर्ट्री बहुत बड़ी है और फिर इसमें रेस पर काम हो रहा है, इसलिए ताज़ा हवा की बेपनाह मिकदार मुसलसल चाहिए। इसलिए लाजमन उन्होंने जहाँ भी इसका निज़ाम कायम किया होगा वहाँ ताज़ा हवा की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार लेने के लिए मखसूस सिकिंग सिस्टम भी लगाया होगा। इस तरह इस जगह हवा दूसरी जगहों की निस्बत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ती जाएगी। आओ अब इस चट्टान के साथ लगकर ऊपर देखो, तुम्हें खुद व खुद एक मखसूस इलाके में हवा की निस्बतन तेज़ लहरें चलती नजर आएंगी। क्योंकि वो तेज़ हैं इसलिए आसानी से नजर आ सकती हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैडम सागोरी हैरत भरे अंदाज में आगे बढ़ी और उसने इमरान की तरह चट्टान के साथ अपना एक गाल रखा और ऊपर देखने लगी। ओह, वाकई मुझे नजर आ रही हैं तेज लहरें ऊपर एक गार के अंदर जाती हुई। कमाल है, सागोरी ने पीछे हटते हुए कहा। तुम भी चेक कर लो टाइगर, इमरान ने मुस्कुराते हुए टाइगर से कहा। नहीं बॉस, ये तो सागोरी अहमक है जो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर रही, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या कह रहे हो? मैं अहमक हूँ? सागोरी ने आंख निकालते हुए कहा। खाली अहमक नहीं हूँ बल्कि इंतहाई अहमक हो। जब इमरान साहब ने एक बात कर दी तो लाजिमन वो दुरुस्त होगी, इसको चेक करने की क्या ज़रूरत थी? टाइगर ने गुस्सेले लहजे में कहा। बहरहाल तुम यहाँ रुककर आपस में फैसला कर लो, मैं इस दौरान ये गार चेक कर लूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज़ी से ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन टाइगर उसके पीछे लपका और जाहिर है अब सागोरी वहाँ अकेली तो ना खड़ी हो सकती थी, इसलिए वो भी उनके पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो जब इस गार के दहाने पर पहुंचे तो वाकई उनके जिस्म को हवा की तेज़ी महसूस होने लगी। वो गार में दाखिल हो गए और गार में दाखिल होते ही उन्हें ज़मीन में पैदा होने वाली हल्की सी लर्जिश का एहसास होने लगा। वाकई बॉस, यहाँ सकिंग मशीन चल रही है। लेबॉर्ट्री बहुत बड़ी है इसलिए अंदर मौजूद हवा कई हफ्तों तक इनके लिए काफ़ी रहेगी और इतना अरसा हम इंतज़ार नहीं कर सकते, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और टाइगर खामोश हो गया। इमरान होंठ नीचे खामोश खड़ा फर्श पे मौजूद इन दहानों को गौर से देख रहा था जो इसके नीचे लगे हुए थे। इसकी पेशानी पर सोच की लकीरें उभर आई थी। अगर इन दहानों में छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाएं तो लाजमन ये किसी न किसी मशीन में फंसकर उसे ख़राब कर देंगे, इस तरह इनका काम तो रुक जाएगा। अचानक सागोरी ने कहा। नहीं, उसके अंदर बारीक जालियाँ मौजूद होंगी ताकि हवा साफ होकर अंदर आए। ये पत्थर वहां रुक जाएंगे। वैसे मैडम सागोरी की इस बात से एक नया आइडिया मेरे जहन में आया है। वेरी गुड, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा आइडिया बॉस? टाइगर ने चौंक कर पूछा। अगर हम इन दहानों में पत्थरों की बजाय मशीन गन की एक गोली डाल दें तो हवा के जोर की वजह से वो लाजमन इन बारीक जालियों को तोड़ती हुई नीचे पहुंच जाएगी और इनमें से एक सुराख लाजमन मेन एनर्जी प्लांट को मुसलसल ताज़ा हवा के लिए मखसूस किया गया होगा। और अगर गोली इस एनर्जी प्लांट में किसी मशीन पर गिरी तो मशीन गर्म होने की वजह से वो फट जाएगी और इस तरह वो मशीन टूटकर सारे प्लांट को बेकार कर देगी। और मैं एनर्जी प्लांट बेकार हो गया तो एक लिहाज से इनका मुकम्मल मिशन ही आगे बढ़ने से रुक जाएगा, इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, हो सकता है उन्होंने मखसूस जनरेटर्स मुतबादिल के तौर पर रखे हों, टाइगर ने कहा। ओह वेरी गुड, तुम्हारी इस बात ने एक और आइडिया सामने आ गया है, लेकिन मुझे अब अपने जहन की बैटरी दोबारा चार्ज करनी पड़ेगी। अब ये दूसरों की बातों पर काम करती है, आज खुद काम करना छोड़ गई है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। बैटरी हो गई चार्ज तो होगी तो चार्ज भी कराओगे, मैडम सागोरी ने कहा। तो इमरान उसके खूबसूरत फिक्रे पर बेइख्तियार हंस पड़ा। मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि इमरान साहब के बारे में इस तरह की बातें और इस तरह की तंज इस्तेमाल ना किया करो, टाइगर ने गुर्राते हुए मैडम सागोरी से मुखातिब होकर कहा। तुम आखिर मुझे क्या समझते हो कि बार बार मुझ पर आंखें निकालने लगते हो? मैं सीक्रेट सर्विस की चीफ हूँ और तुम मेरे मुल्क में मौजूद हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें सारी उम्र की जेल की तंगो तारीख कोठरी में ही एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मर जाओ, सागोरी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। तो तुम्हारा मतलब है कि किसी और के ऊपर आंखें निकाले? क्या तुम खुद उसे इजाज़त दे रही हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। किसी और की तरफ नजरें उठाकर तो देखे, मैं इसका खून ना पी जाऊंगी, सागोरी ने बेइख्तियार गुस्सेले लहजे में कहा। और इमरान हंस पड़ा। इमरान साहब, इसे समझा ले या मुझसे बात ना करें, मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, टाइगर ने तेज़ लहजे में कहा। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ रहा था, होंठ भींचे हुए थे और आंखों से जैसे शोले से निकलने लगे थे। टाइगर, ये गुस्से दिखाने का वक्त नहीं है, समझे, इसलिए अपने आप को कंट्रोल में रखो, इमरान ने यकलक गुर्राते हुए कहा। सॉरी बॉस, टाइगर यकलक सहमे हुए लहजे में कहा। इसका गुस्से की शिद्दत से फड़कता हुआ चेहरा तेजी से ना सिर्फ नॉर्मल हो गया था बल्कि इस पर सहम जाने के आसार नुमाया हो गए थे।
और मैडम सागोरी इंतहाई हैरत भरे अंदाज में टाइगर और इमरान दोनों को देखने लगी। उसे समझ ना आ रही थी कि आखिर इन दोनों में किस किस्म का रिश्ता है कि इंतहाई सख्त और पथरीले मिजाज का ये टाइगर इमरान की एक घर की सुनकर इस तरह सहम जाता है जैसे कबूतर बिल्ली नजर आने पर सहम जाता है। टाइगर वो स्टोर जिसमें खुराक और असले का जखीरा था वो अभी तक वैसे ही मौजूद होगा। मैंने वहाँ क्लोरीन बम देखे थे, इमरान ने गार के दहाने की तरफ बढ़ते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस बॉस, एक सालिम संदूक क्लोरीन बमों से भरा हुआ मौजूद था, टाइगर ने उसके पीछे जाते हुए कहा। मैडम सागोरी, यहाँ कहीं करीब लाजमन कोई पानी का चश्मा होगा जिससे डॉक्टर रॉल्फ लेबॉर्ट्री के लिए पानी लेता होगा, क्या तुम उससे तलाश कर सकती हो? इमरान ने मुड़कर मैडम सागोरी से कहा। बॉस, मैं ये चश्मा तलाश करता हूँ, इसके तो सिवाय बातें करने के और अपने आप को सीक्रेट सर्विस की चीफ जाहिर करने के और कोई काम नहीं आता, टाइगर ने तेज लहजे में कहा और फिर वो उछलकर गार के दहाने से बाहर आ गया, साइड में होकर आगे बढ़ गया। मैडम सागोरी के होंठ बेइख्तियार भींच गए। वो खुद तो शरारत कर लेती थी लेकिन टाइगर की तरफ से जरा सी सख्त बात भी बर्दाश्त न कर सकती थी। मुबारक हो मैडम सागोरी, अब तो खुश हो, इमरान ने मुड़कर मैडम सागोरी से मुखातिब होकर कहा। क्या मतलब, किस बात की मुबारक? मैडम सागोरी ने इमरान की बात सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ी। वो दोनों अब गार के दहाने से बाहर आ गए थे और टाइगर उन्हें नीचे वादी में चलता हुआ दिखाई दे रहा था। अरे कमाल है, तुम कैसी औरत हो कि पैगाम ही नहीं समझ सकती? टाइगर तुम्हें बाकायदा पैगाम दे के गया है, इमरान एक चट्टान की तरफ बढ़ते हुए कहा। पैगाम देकर गया है? क्या तुम्हारा दिमाग फिर खराब होने लग गया है? मैडम सागोरी ने उलझे हुए लहजे में कहा। अरे तुम तो वाकई ही नहीं समझी। उसने कहा है कि मैडम सागोरी सिर्फ बातें ही करती रहती है, कोई अमली कदम ही नहीं उठाती, जबकि वो मोहब्बत के सच चश्मे की तलाश में है जो मैडम सागोरी के दिल में मौजूद है। इमरान ने टाइगर के आम से फिक्रे की बाकायदा तौजीह करते हुए कहा और मैडम सागोरी का चेहरा यकलख्त मुसरत से गुल उठा, उसके गाल तिमतिमा उठे। ओह, तो ये मतलब था टाइगर का। शुक्रिया इमरान, मैं सब समझी हूँ और सुना, मेरी बात मान लो, हम वापस चले जाते हैं, मैं वहाँ टाइगर से शादी कर लूँगी और तुम फिजाइया को साथ लेकर यहाँ आ जाना और इस लेबॉर्ट्री को तबाह कर देना, सागोरी ने जज्बाती लहजे में कहा और इमरान बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। बहुत खूब, इसे कहते हैं मिशन की तकमील, इमरान ने हंसते हुए कहा और मैडम सागोरी ने बेइख्तियार शर्मिंदा होकर चेहरा झुका लिया। वो इमरान के लतीफ़ तंज को बखूबी समझ गई थी। मेरा ये मतलब ना था, सागोरी ने लाते हुए कहा। सुनो मैडम सागोरी, ये बात टाइगर के सामने ना कर देना, फिर वो मेरा भी लिहाज ना करेगा। इस वक्त उसके सामने एक भरपूर मिशन है और इस वक्त उसके सामने इसकी आदत है कि जब मिशन सामने हो तो फिर हर किस्म के जज्बात को वो अपने दिल से निकालना दूर फेंकता है। आओ मेरे साथ, हमने इस असला खाने को चेक करना है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और मैडम सागोरी को समझाते हुए। असली उसे दरअसल खदशा पैदा हो गया था कि मैडम सागोरी ने जज्बात में आकर यही बात टाइगर से कह देनी है और टाइगर की फितरत वो जानता था। अब तक वो इमरान का लिहाज कर रहा था लेकिन ये फिक्रा सुनकर वो यकीनन हत्ते से ही उखड़ जाएगा, इसलिए उसने हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर सागोरी को समझाना जरूरी समझा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों इस मखसूस गार में पहुंच गए जहां खुराक का स्टोर था। इस गार के दो हिस्से थे, सामने वाले हिस्से में तो खुराक, पानी और मेडिकल बॉक्स वगैरह मौजूद थे, जबकि पिछले हिस्से में उसे असले का स्टोर था। इमरान 30-30 कदम उठाता पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गया और फिर क्लोरीन बम्बों का संदूक देखकर उसकी आंखों में चमक ऊपर आई और फिर क्लोरीन बम्बों का संदूक देखकर उसने उसे खोला और उसमें मौजूद 4 क्लोरीन बम बाहर निकाल लिए। इसके बाद उसने मशीन गने और दूसरे मुख्तलिफ किस्मों के छोटे बम भी उठाए और उन्हें जेबों में डालकर वो वापस मुड़ गया। मैडम सागोरी ने भी उसकी पैरवी की थी। अभी उगार के दहाने पर ही पहुंचे थे कि उन्हें दूर से टाइगर आता दिखाई दिया। वो बड़े पुरजोश अंदाज में हाथ हिला रहा था। लो, अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि टाइगर का इश्क सादिक है, इसने यकीनन सरचश्माए मोहब्बत तलाश कर लिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मैडम सागोरी भी बेइख्तियार हंस पड़ी। इमरान साहब, मैंने वो चश्मा ढूंढ लिया है, टाइगर ने करीब आते हुए जोर से कहा। मुबारक हो, इमरान ने जवाब दिया और टाइगर के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी के आसार नुमाया हो गए। जाहिर है ये कोई इतना बड़ा काम ना था, जबकि टाइगर इस तरह पुरजोश अंदाज में इमरान को बता रहा था जैसे उसने कोई नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया हो। मेरा मतलब है इमरान साहब, इस चश्मे को बाकायदा ऊपर से ढक दिया गया है और पानी को अंडरग्राउंड बाकायदा किसी पाइप के जरिए लेबॉर्ट्री में ले जाया जा रहा है। मुझे इसकी खबर इस तरह हुई कि मैंने एक भीगे हुए पहाड़ी चूहे को एक गार में घुसते देखा। उसे भीगा हुआ देखकर मैं चौंका, चूंकि पानी की हल्की सी लकीर इस चूहे की वजह से बन गई थी, इसलिए इस लकीर के पीछे चलता हुआ मैं इस चश्मे तक पहुंच गया। चूहे ने साइड में एक सुराख बना लिया था जिससे पानी बाहर भी निकल रहा था। टाइगर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, ऐसा चश्मा मिल जाने के बाद वाकई ही आदमी भीगा हुआ चूहा ही बन जाता है। क्यों मैडम सागोरी, मैं दुरुस्त कह रहा हूं ना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम टाइगर को भीगा हुआ चूहा नहीं कह सकती, वो टाइगर है, टाइगर, मैडम सागोरी ने कहा और इमरान तो मुस्कुरा दिया, जबकि टाइगर
चौंक कर मैडम साकोरी की तरफ देखने लगा। शायद इमरान और साकोरी के दरमियान होने वाली इस बात को वो समझ ना सका था। उसे एहसास हो गया था कि इमरान किसी और लाइन पर बात कर रहा है, जबकि वो उसे अपने लिए तंज समझ रहा था। अंदर से जाकर असला ले लो, अब हमारा असल मिशन शुरू होने वाला है, इमरान ने संजीदा लहजे में टाइगर से मुखातिब होकर कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ गार के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसकी जेबों में छोटे छोटे लेकिन इंतहाई ताकतवर बमों से भरी हुई थैलियां और कांधे पर मशीन गन लटक रही थी। फिर टाइगर की रहनुमाई में चलते हुए इस चश्मे तक पहुंच गए। वाकई चश्मे को इस तरह की मोफलाज किया गया था कि करीब पहुंचाने के बावजूद की मौजूदगी का एहसास न होता था। आपकी तजवीज़ क्या है इमरान साहब? टाइगर ने चश्मे के करीब पहुंचते हुए कहा। बड़ी सीधी सी तरकीब है, मुतबादिल जनरेटरों को चालू करने के लिए पानी को इंतहाई मिकदार चाहिए, इसलिए लाजमन ये जनरेटर उन्होंने लेबॉर्ट्री के इस हिस्से में नस्ब किए होंगे जो पानी के इस चश्मे के करीब होंगे। पानी में अगर 4 क्लोरीन बम डाल दिए जाएं तो ये बम पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ेंगे। चूंकि जनरेटरों के जिस हिस्से में पानी का जखीरा किया जाता है पानी को महफूज रखने के लिए, इस हिस्से में एलिसन की मोटी तह चढ़ा दी गई होगी और एलिसन क्लोरीन को बिल्कुल इसी तरह अपनी तरफ खींचती है जिस तरह मकनातीस लोहे को खींचता है। इस तरह ये 4 बम खुद ब खुद जनरेटरों के इस हिस्से में पहुंच जाएंगे और जब ये वहां कुछ देर रहेंगे तो एलिसन और क्लोरीन के मिलने से कीमियाई रद्द अमल पैदा होगा। इस तरह ये बम लाजिमन फट जाएंगे और उनके फटने का मतलब यही होगा कि ये जनरेटर मुकम्मल तौर पर न सिर्फ खुद तबाह हो जाएंगे बल्कि पहाड़ी के इस पूरे हिस्से को भी तबाह बर्बाद कर देंगे। इस तरह खुद ब खुद दरअसल लेबॉर्ट्री के अंदर जाने का एक रास्ता पैदा हो जाएगा जिसे डॉक्टर रॉल्फ चाहे भी तो बंद ना कर सकेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान ने फिर जेबों से 4 क्लोरीन बम निकाले, फिर उनके फ्यूज को जरा सा दबाकर थोड़ा सा साइज में खिसका दिया ताकि क्लोरीन की मखसूस बू निकलना शुरू हो जाए। उसके बाद उसने इन बमों को एक एक करके चश्मे के इस सुराख में अंदर लटका दिया। आओ अब यहाँ से दूर निकल चलें, इमरान ने कहा और तेजी से मुड़कर दौड़ता हुआ चश्मे वाले हिस्से से दूर जाने लगा। टाइगर और साकोरी ने उसकी पैरवी की। काफी दूर आकर इमरान एक चट्टान की ओट में इत्मीनान से बैठ गया, जबकि टाइगर और साकोरी खड़े उसी हिस्से की तरफ देख रहे थे जिस तरफ पानी का चश्मा था। तकरीबन 10 मिनट बाद यकलक गड़गड़ाहट की तेज आवाजें इस हिस्से से आती सुनाई दी। यूं लग रहा था जैसे जमीन के अंदर खौफनाक जलजला सा आ रहा है। उसके बाद इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ और चश्मे वाले हिस्से से पत्थर, पानी और आग के शोले इस तरह जमीन से निकलकर आसमान की तरफ उठने लगे जैसे कोई खुफिया आतिशफिशा यकलख्त फट पड़ा हो। इन शोलों में मशीनों के पुर्जे भी उड़ते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। इमरान के लबों पर आप ही आप मुस्कुराहट दौड़ने लगी। वो अब उठकर खड़ा हो गया था। कमाल है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर हो क्या। कभी तो तुम कोई बड़े साइंसदान नजर आते हो, कभी आम से जासूस और कभी सिर्फ मस्करे। साकोरी ने इमरान की तरफ देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। जिस दिन शौहर नजर आने लग गया उस रोज बाकी सब कुछ नजर आना बंद हो जाएगा, इमरान ने जवाब दिया और साकोरी खिलखिलाकर हंस पड़ी। आओ टाइगर, अब इस डॉक्टर रॉल्फ और इसके ब्लड रेस फार्मूले को भी देख लें, इमरान ने कहा और तेजी से आगे बढ़ने लगा। डॉक्टर रॉल्फ अपने मखसूस कमरे में बैठा एक फाइल के मुतालिया में मसरूफ था कि यकलक दूर से तेज गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनाई थी। उसके साथ ही वो कमरा और उसका सारा फर्नीचर इस तरह हिलने लगा जैसे रक्स कर रहा हो। जलजला, ओ जलजला। डॉक्टर रॉल्फ जल्दी से हिलती कुर्सी से उठा और तेजी से साइड की दीवार के साथ पुश लगाकर खड़ा हो गया। गिड़गिड़ाहट की तेज आवाजें यकलक खौफनाक धमाकों में बदल गई और इस बार कमरे ने इतनी जोर से हरकत की कि डॉक्टर रॉल्फ बेख्तियार मुंह के बल फर्श पर बिछे हुए कालीन पर गिर पड़ा। इसका चेहरा खौफ और दहशत से मसक हो रहा था। उसे यकीन था कि खौफनाक ज़लज़ले से लेबॉर्ट्री समेत वो खुद सारे साथियों समेत हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो जाएगा। हालांकि इस जगह का इंतखाब करने से पहले इस बात को खास तौर पर चेक किया गया था कि यहाँ किसी ज़लज़ले की आमद का कोई इम्कान ना हो। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला और डॉक्टर क्लिफ बुखलाए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। उसने अंदर आते ही उसके चेहरे पर दहशत नुमाया थी। सर, स्पेशल जनरेटर तबाह हो गए, वो पूरा हिस्सा ही उड़ गया है, डॉक्टर क्लिफ ने अंदर आते ही बुखलाए हुए लहजे में कहा तो डॉक्टर रॉल्फ बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या कह रहे हो? स्पेशल जनरेटर? ये जलजला नहीं था, डॉक्टर रॉल्फ ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे डॉक्टर क्लिफ की बात पर यकीन ना आ रहा हो। जलजला? ओ नहीं सर, पहले हम सब भी यही समझे थे, लेकिन जब धमाके के खत्म होने पर हमने चेकिंग की तो ये पहलू सामने आया, डॉक्टर क्लिफ ने कहा और डॉक्टर रॉल्फ होंठ भींचे तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो इस हिस्से में पहुंच गया जहां स्पेशल जनरेटर रखे गए थे ताकि अगर किसी भी सूरत में मेन एनर्जी प्लांट फेल हो जाए तो इन जनरेटर की मदद से काम आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अब वहां खला था और चश्मे का पानी तेजी से इधर उधर बह रहा था। पूरा हिस्सा ऊपर चट्टानों समेत गायब हो चुका था और वहां से आसमान साफ दिखाई दे रहा था। ये आखिर हुआ क्या है? ओह, यहाँ क्लोरीन की तेज बू है, डॉक्टर रॉल्फ ने चौंकते हुए कहा। फिर उसने झुककर पानी में उंगली डबोई और उसे सूंघने लगा।
तो ये चक्कर है, कमाल है, ये तो वाकई ही कोई साइंसदान लगते हैं। डॉक्टर रॉल्फ ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या मतलब सर, किन की बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर कलिफ ने जो इसके साथ ही खड़ा था उसे हैरत भरे लहजे में पूछा। वही टाइगर और उसके साथी, ये उनका किया धरा है और अब ये मेरे सारे बात समझ गया हूं मैं। उन्होंने वाकई ही हैरत अंगेज सहानत से काम लिया है। उनके पास क्लोरीन बम थे। उन्होंने पानी का चश्मा ढूंढा और क्लोरीन बम पानी में डाल दिए, इसलिए ये क्लोरीन बम खुद ब खुद इस वाटर टैंक में आ गए और फिर एलिसन और क्लोरीन की कीमियाई रद्द अमल से ये बम फट पड़े और नतीजा तुम्हारे सामने है। इस तरह उन्होंने लेबॉर्ट्री में दाखिल होने का रास्ता बना लिया है। लेकिन मेरा नाम डॉक्टर रॉल्फ है। मैं इनके लिए ऐसा फंदा तैयार करूंगा कि खुद ब खुद मौत के इस फंदे में आस फंसेंगे। सब लोग यहाँ से हट जाएं और अपने अपने सेक्शन में जाकर काम करें। तुम मेरे साथ आओ डॉक्टर क्लिफ, जल्दी करो, डॉक्टर रॉल्फ ने चीख कर हुक्म देते हुए कहा और इकट्ठे होने वाले सब अफराद तेजी से वापस मुड़ गए, जबकि डॉक्टर रॉल्फ दौड़ता हुआ एक बार फिर स्पेशल सेक्शन पहुंचा जहां उसके साथ डॉक्टर क्लिफ भी था। इस बार उसने एक साइड पर मौजूद एक मशीन जिस पर सुर्ख रंग के चमड़े का कवर चढ़ा हुआ था तेजी से हटाया, उसका प्लग दीवार में लगे हुए पॉइंट से जोड़ा और फिर मशीन को ऑपरेट करने लगा। दरवाजा बंद कर दो डॉक्टर क्लिफ, मशीन ऑपरेट करते हुए डॉक्टर रॉल्फ ने डॉक्टर क्लिफ से कहा और डॉक्टर क्लिफ ने उठकर स्पेशल सेक्शन का इकलौता दरवाजा बंद करके चटकनी चढ़ा दी। मशीन से अब हल्की हल्की जूं की आवाजें निकलने लगी थी और उस पर मौजूद एक बड़ी सी स्क्रीन रोशन हो गई थी। बेशुमार डायलों पर सुइयां हरकत कर रही थी, जबकि छोटे छोटे मुख्तलिफ रंगों के बल्ब तेजी से जल बुझ रहे थे। डॉक्टर रॉल्फ ने तेजी से एक नाम घुमा रहा था और जब स्क्रीन पर धमाके से ही मंजर उभरा जिसमें जनरेटरों के तबाह होने से खला नजर आ रहा था, तो डॉक्टर रॉल्फ ने हाथ हटा लिया और फिर नीचे मौजूद एक सुर्ख रंग के हैंडल को एक झटके से नीचे किया तो मशीन से एक तेज सीटी की आवाज निकली और एक लम्हे तक सुनाई देने के बाद खत्म हो गई। डॉक्टर रॉल्फ एक और नॉब घुमाने में मसरूफ हो गया और स्क्रीन पर नजर आने वाले मंजर पर हल्के नीले रंग की एक तह सी चढ़ गई, जैसे किसी ने स्क्रीन पर नीले रंग का पर्दा तान दिया हो। सर वो लोग, अचानक उसके साथ खड़ा डॉक्टर क्लिफ बोल पड़ा और डॉक्टर रॉल्फ की नजरें स्क्रीन पर जम गई जहां एक पहाड़ी चट्टान की ओर से 3 अफराद के सर नजर आ रहे थे। वो इधर जनरेटर वाले खिला की तरफ ही देख रहे थे। देखा, मेरा ख्याल दुरुस्त निकला, ये उन्हीं का कारनामा है, लेकिन अब ये किसी सूरत मौत के मुंह से ना बच सकेंगे। मैंने उनके लिए डेथ ट्रैप तैयार कर लिया है, डॉक्टर रॉल्फ ने दांत नकोसते हुए कहा। खला की अंदरूनी तरफ तना हुआ नजर आ रहा होगा। ये देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई सपाट दीवार हो, लेकिन दरअसल ये एक गैस है। ये लोग हमें समझेंगे कि हमने ये नीली दीवार देकर इस हिस्से को लेबॉर्ट्री से अलहदा कर दिया है। इस तरह ये इत्मीनान से नीचे उतर आएंगे, लेकिन फिर उनके साथ जो कुछ होगा और तुम अपनी आंखों से देख लोगे, डॉक्टर रॉल्फ ने कहा और डॉक्टर क्लिफ ने सर हिला था। आ जाओ, नीचे डेथ ट्रैप तैयार है, आ जाओ, डॉक्टर रॉल्फ ने मुसरत से कलकारी भरते हुए अंदाज पे कहा। इसका अंदाज बिल्कुल चिड़ी मारों में जैसा था, जो दाना डाले और जाल लगाए परिंदों को इस जाल की तरफ बढ़ते देखकर मुसरत से कलकारियां भी मारते हैं और उन्हें जाल में फंसने का भी कहते रहते हैं। डॉक्टर क्लिफ ने खामोश खड़ा था और बचते बचाते और इंतहाई मोहतात अंदाज में इधर उधर देखते हुए वो तीनों नीचे पहुंच गए। अब उनका रुख इस नीले पर्दे की तरफ ही था। वो सब गौर से उसे देख रहे थे। चलो, अब मौत की वादी में बहुत दिन जी लिया तुमने, अचानक डॉक्टर रॉल्फ ने तेज लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने मशीन पर मौजूद एक और हैंडल को जोर से बाहर की तरफ खींचा। मशीन से यकलख्त तेज सीटी की आवाज सुनाई थी और डॉक्टर क्लिफ ने देखा कि नीले पर्दे में यकलख्त इस तरह झमाके हुए जैसे बिजली कौंध दी है और दूसरे लम्हे वो तीनों उछलकर नीचे गिरे और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गए। हा 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 हा, आखिर मैंने उन्हें मार गिराया, इन खौफनाक एजेंटों को। उन्होंने डॉक्टर रॉल्फ को शायद कोई आम सा साइंसदान समझ रखा था, डॉक्टर रॉल्फ ने दीवानों के से अंदाज में कहके लगाते हुए कहा और साथ ही उसने मशीन को ऑफ करना शुरू कर दिया। डॉक्टर, क्या ये वाकई ही खत्म हो चुके हैं? ऐसा ना हो कि ये जिंदा हो, डॉक्टर क्लिफ ने सहमे हुए लहजे में कहा। ओ नहीं डॉक्टर, एलेक्स रेस फायर ने चंद लम्हों में ही उनके जिस्म का सारा खून खुश्क कर दिया है और खून खुश्क हो जाने के बाद किसी के जिंदा रह जाने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, डॉक्टर रॉल्फ ने कहा। फिर वो तेज तेज कदम उठाता बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर मुसरत और एतमीनान के गहरे तासुरात नुमाया थे। ये नीली दीवार कैसी नजर आ रही है इमरान साहब? टाइगर ने नीचे तबाहशुदा हिस्से में झांकते हुए कहा। ये शायद हिफाजती दीवार डाली गई है ताकि इस तबाहशुदा हिस्से को लेबॉर्ट्री से अलहदा किया जाए, लेकिन ये बाहर हाल इस कदर मजबूत नहीं हो सकती जितनी बैरूनी हिफाजती दीवार थी, इमरान ने जवाब दिया और फिर चट्टान की ओट से निकलकर वो मोहतात अंदाज में नीचे उतरने लगा। टाइगर इसके पीछे था जबकि साकोरी सबसे पीछे थी। कदरे करीब आकर इमरान ने जेब से एक बम निकाला और उसे तबाहशुदा हिस्से में फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे हिस्से में सुर्ख रोशनी सी छा गई और पानी का एक फुआरा सा बाहर को उछला और फिर बराबर हो गया, लेकिन वो नीली दीवार वैसे ही नजर आ रही थी। वो खासी मजबूत दीवार है, लेकिन ये नीले रंग की क्यों है? इमरान ने बड़बड़ाते
मुस्कुराते हुए कहा, फिर तेजी से नीचे उतरने लगा। यहाँ नीचे तो हर तरफ पानी भरा हुआ है, टाइगर ने कहा। हाँ, पानी तो चश्मे से इधर बाहर हाल आ ही रहा है, इमरान ने कहा। और चंद लम्हों बाद वो तीनों नीचे पहुंच गए। वो अब पानी में खड़े थे और पानी उनके घुटनों तक आ रहा था। इमरान गौर से इस दीवार को देख रहा था। ओह, ये तो गैस की दीवार है, इसका मतलब है हमें ट्रैप किया जा रहा है, इमरान ने चौंकते हुए कहा। और अभी इसका फिक्र मुकम्मल ही हुआ था कि इस नीले रंग की दीवार में जगह जगह बिजलियां सी कौंधी। उसके साथ ही वो तीनों उछलकर पानी के अंदर गिरे। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके जिस्मों के अंदर खौफनाक आग भड़क उठी हो। यह एहसास भी सिर्फ एक लम्हे के लिए हुआ। दूसरे लम्हे उनके जहन हर किस्म के एहसास से खाली हो गए। फिर इमरान के कानों में हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे दूर कहीं शहद की मक्खियाँ भिन भिन आ रही हों। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें बासी होती गईं। देखा तुम लोगों ने, मैंने किस तरह उन्हें हलाक कर दिया है। अब उनकी लाशों में ब्लड रेस बम के साथ ही एक्रीमिया और इसराइल के हुकाम के हवाले करूंगा, तो उन्हें मालूम होगा कि डॉक्टर रॉल्फ क्या हैसियत रखता है। डॉक्टर रॉल्फ की इंतहाई मुसरत भरी आवाज़ सुनाई थी और इमरान ने आंखें जरा सी खोली और उसे एक बड़े हालनुमा कमरे का मंजर नजर आने लगा। वो फर्श पर पड़ा हुआ था, उसके गिर्द बहुत से आदमी खड़े थे। उसका पूरा जिस्म पानी में भीगा हुआ था और क्लोरीन की तेज बू उसकी नाक में अब आनी शुरू हो गई थी। सर, इन्हें चेक तो कर लिया जाए, कहीं ये जिंदा ना हो, क्योंकि उनके जिस्म में उसी तरह नरम है जैसे ये जिंदा हो। जब हमने उन्हें पानी से निकाला तो ये किसी तरह भी लाश ना लग रहे थे। एक आदमी ने कहा, क्या कह रहे हो आर्थर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुम्हें बताया तो है कि इन पर एक्स रेस फायर हुई हैं और इन रेस की खसूसियत होती है कि इंसानी जिस्म का खून खुश कर देती हैं। क्या उनके जिस्म गर्म थे? डॉक्टर रॉल्फ ने तेज लहजे में कहा। ओ नहीं जनाब, जिस्म तो बेहद सर्द थे। वही आवाज़ सुनाई दी। सर, ये तो हरकत कर रहे हैं, ये देखिए सर। अचानक एक आदमी की चीखती हुई आवाज़ सुनाई थी और इमरान समझ गया कि उसके साथियों ने होश में आते हुए हरकत की होगी, जो चेक कर ली गई। इसलिए अब उसका उठना लाजमी हो गया, वरना वो उन्हें गोलियों से भून सकते थे। चनाचा वो लम्हे इमरान का जिस्म इस तरह सिमटा जैसे स्प्रिंग इकट्ठे होते हैं और फिर पलक झपकने में वो ना सिर्फ उठकर खड़ा हो गया, बल्कि सामने खड़े डॉक्टर रॉल्फ पर झपट भी पड़ा। उसने चीखते हुए डॉक्टर रॉल्फ को घुमाकर अपने सीने से लगाया ही था कि यकलख दाएं तरफ से उसे एक मशीन गन की नाल की झलक दिखाई थी और इमरान ने बिजली की सी तेजी से अपने बाजुओं में तड़पते हुए डॉक्टर रॉल्फ को दाएं तरफ उछाल दिया। दूसरे लम्हे मशीन गन की रेट के साथ ही डॉक्टर रॉल्फ की चीखों से हाल गूंज उठा और डॉक्टर रॉल्फ मशीन गन चलाने वाले आदमी से टकरा कर नीचे गिरा। उसी लम्हे इस कोने से इंसानी चीख बुलंद हुई और इसके साथ ही किसी के गिरने का धमाका सुनाई दिया और फिर रिवॉल्वर चलने का धमाका और इंसानी चीख सुनाई दी। दूसरे लम्हे इमरान इस कोने से दौड़ता हुआ टाइगर और सागोरी की तरह बढ़ा, जो अब अपने अपने बाजू पकड़े उठने की कोशिश कर रहे थे। सागोरी के दाएं बाजू पर और टाइगर के बाएं बाजू पर जख्म आया था। अपने आप को संभालो, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने चीख कर कहा और फिर दौड़ता हुआ एक तरफ बढ़ गया। तुम ठीक तो हो ना टाइगर? यकलख सागोरी की इंतहाई जज्बाती आवाज़ सुनाई थी और टाइगर जो बाजू पर हाथ रखे खून रोकने की कोशिश कर रहा था, तेजी से उसकी तरफ मुड़ा। और वो तुम्हें गोली लगी है, ठहरो मैं बैंडेज कर देता हूँ, टाइगर ने इंतहाई हमदर्दाना लहजे में कहा और अपना हाथ जो जख्म पर रखा हुआ था उसने हटाया और फिर पतलून में से कमीज खींचकर उसने बिजली की सी तेजी से उसकी पट्टी फाड़ी और सागोरी के बाजू पर बांधने लगा। जख्मी हाथ को वो आहिस्ता से हिला रहा था। ज्यादा काम वो दूसरे बाजू से कर रहा था। उसके जख्म से खून मुसलसल निकल रहा था। चंद लम्हों बाद उसने सागोरी के बाजू पर पट्टी बांध दी और फिर सागोरी टाइगर के जख्म की बैंडेज में मसरूफ हो गई। वाह, इसे कहते हैं अंजमने इमदादे बाहमी। इमरान की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई थी और टाइगर ने मुस्कुराकर होंठ भींच लिए। शुक्र करो गोली तुम्हारी इन जेबों में से किसी पर नहीं लगी जिसमें असला भरा हुआ था, वरना इस इमदादे बाहमी की अंजमन का इजलास जन्नत में हो रहा होता, इमरान ने कहा और झुककर उसने सागोरी को हटाकर खुद टाइगर के बाजू पर बैंडेज कर दी। चलो उठो, यहाँ सब लोग खत्म हो चुके हैं। एक आदमी शायद इस कोने में छुप गया था, इसने फायर किए थे लेकिन मैंने उससे भी मार गिराया है। आओ अब निकल चले यहाँ से, जेबों में मौजूद भीगा हुआ असला यहीं रख दो। और फिर वो तीनों पानी से तेजी से गुजरते हुए ऊपर चढ़ने लगे। बाहर चट्टानों पर आकर वो तेजी से लेबॉर्ट्री वाले हिस्से से दूर होते गए। अभी वो खुद महफूज जगह पर पहुंचे ही थे कि एक बार फिर तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई थी और फिर जिस तरह कयामत टूट पड़ती है, इस तरह खौफनाक धमाकों और चट्टानों के आसमान की तरफ उड़ने का एक तवील सिलसिला सा शुरू हो गया। इमरान ने न जाने कहां से टाइम बम लगाया था कि पूरी लेबॉर्ट्री तिनकों की तरह फिजा में उड़ गई। ये टाइम बम तुमने कहां से लिया था? जेबों में मौजूद तो सारा असला पीकर बेकार हो चुका था। अचानक सागोरी ने चौंक कर पूछा।
टाइगर की वजह से मेरा टाइम बम बेकार हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा चलो इसे लेबॉर्ट्री उड़ाने का ही काम लिया जाए। बेशक चेक कर लो, धड़कन सुनाई ना देगी तुम्हें। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सागोरी पहले तो चंद लम्हे खड़ी इमरान के जवाब पर गौर करती रही, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह, मैं समझ गई, तो क्या तुम टाइगर से हसद कर रहे हो? सागोरी ने बड़े लाड भरे अंदाज में कहा। अब क्या हसद करूंगा, अब तो कुछ रहा ही नहीं जिसमें हसद के जज्बात पैदा हो। इमरान ने तरकीबा तरकी जवाब दिया और सागोरी एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसका चेहरा अपने लिए तारीफ सुनकर मुसरत से गुलनार हो रहा था। इमरान साहब, अब वापसी के बारे में क्या प्रोग्राम है? वापसी? अरे अब वापसी का ख्याल छोड़ो, ये वादी ऐसी है जिसमें आदमी का दाखिला तो हो सकता है, वापसी की कोई राह नहीं होती। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। क्या मतलब, क्या हम अब वापस नहीं जाएंगे? टाइगर ने हैरान होकर कहा। सागोरी से पूछ लो, क्या वो तुम्हें वापसी की इजाजत देगी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, कहाँ से वापसी की बात कर रहे हो? मैं समझी नहीं। सागोरी ने भी हैरान होकर कहा। टाइगर वादी इश्क से वापसी की बात कर रहा है। इमरान ने कहा। ओहो, मैं इसे गोली ना मार दूंगी, सागोरी ने जज्बात से पुर लहजे में कहा और इमरान खिलखिलाकर हंस पड़ा। बॉस, आखिर आप कब तक मेरे सब्र का इम्तिहान लेते रहेंगे? टाइगर होंठ चबाते हुए सख्त लहजे में कहा। ओहो, तो मेरी मौजूदगी की वजह से तुम हालत इम्तिहान में हो। वेरी सॉरी, तुम्हारा इम्तिहान खत्म, मैं वापस जा रहा हूँ, इमरान ने कहा और वापस मुड़कर आगे बढ़ने लगा। टाइगर, क्यों ना हम इस वादी में एक खूबसूरत रिहाइशगाह तामीर कर लें, मुझे अब ये वादी खूबसूरत लग गई है, सागोरी ने जज्बाती अंदाज के अंदर टाइगर से मुखातिब होकर कहा। शट अप, यू नॉनसेंस, तुम जैसी आहमक औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। अब अगर तुमने बकवास की तो मैं ये गर्दन तोड़ दूंगा, टाइगर ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कुर्राते हुए कहा और तेजी से इमरान की तरफ बढ़ने लगा। खबरदार, अब अगर हरकत की तो गोलियों से छलनी कर दूंगी, सागोरी ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। उसके हाथ में वही रिवॉल्वर था जो इमरान ने कोने से फायरिंग करने वाले से छीना था और शायद ये सागोरी के बाजू पर बैंडेज करते वक्त उसने फर्श पर रखा था और फिर वो टाइम बम लगाने चला गया था। उसने फर्श पर जो रखा था उसको उठाकर जेब में सागोरी ने डाल दिया था। सागोरी ने हवाई फायर शायद इस मकसद के लिए किया था कि वो दोनों इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह जल रहा था, आंखों से शोले निकल रहे थे। वो वाकई इस वक्त भूखी शेरनी नजर आ रही थी। तुम बाज नहीं आओगी, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, टाइगर ने गुर्राते हुए कहा। खबरदार, मैं गोली मार दूंगी। और इमरान, तुम ब्लड रेस का फार्मूला मेरे हवाले करो, ये मेरे मुल्क की मलकियत है, निकालो वरना मैं तुम्हारी लाश में से उसे वसूल करूंगी, सागोरी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। कमाल है, बड़े जदीद किस्म का इश्क है। पहले ज़माने में तो लैला मजनू से खून मांगती थी, अब खून की शुआएं भी मांगी जा रही हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास मत करो, मैं जो कह रही हूं वो करो, सागोरी ने फटपड़ने वाले लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखती हुई उलटकर नीचे चट्टान पर गिरी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। टाइगर ने अपने पैर के सामने पड़े हुए एक पत्थर को बूट की टो से इस पर अचानक उछाला तो वो पत्थर बिजली की सी तेजी से उड़ता हुआ सागोरी से जा टकराया था। सागोरी ने नीचे गिरते ही उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसके जिस्म का तवाज़ुन खराब हुआ और वो चट्टान के दाएं कोने से उलट कर नीचे गिरने लगी थी कि इमरान ने दौड़कर जोरदार छलांग लगाई और चीख कर नीचे गिरती हुई सागोरी का बाजू इस फिजा में पकड़कर एक जोरदार झटके से उसे गहराई से खींचकर वापस चट्टान के ऊपर डाल दिया। जाने देना था उससे नीचे, कम से कम इसकी जबान से तो हमेशा के लिए जान छूट जाती, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम आदमी नहीं हो, पत्थर हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत, तुम नफरत के ही काबिल हो, जालिम बेदर्द, तुमसे तो इमरान अच्छा है जिसने मेरी जान बचाई है, सागोरी ने एक झटके से उठकर चीखते हुए कहा। अरे अरे, पहले बताना था, मैंने ख्वामखा लेबॉर्ट्री उड़ाने पर दिल साया कर दिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम वाकई इस पत्थर की निस्बत अच्छे हो, मैं ही आहमक थी जो इस पत्थर से सर टक्कर आ रही थी, सागोरी ने मुंह बनाते हुए कहा। शुक्र है तुमने तस्लीम तो किया कि तुम आहमक हो, इतना ही काफी है। चले इमरान साहब, हमने बस्ती तक पहुंचने के लिए तवील फासला तय करना है, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो जाओ तुम्हें किसने रोक रखा है, सागोरी ने कदम उठाते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। अरे क्या हुआ, इमरान ने चौंक कर पूछा। मेरी दाएं टांग में शदीद दर्द है, मुझसे चला नहीं जा रहा, सागोरी ने दोबारा उठने की कोशिश करते हुए कहा और इमरान समझ गया कि चट्टान से नीचे गिरते वक्त उसकी टांग पर चट्टान के किनारे से चोट आ गई है। टाइगर, सागोरी को उठा लो, ये अभी चल नहीं सकती, इमरान ने संजीदा लहजे में टाइगर से मुखातिब होकर कहा। मैं और इसे उठाकर चलूं, टाइगर ने एहतजाज करने के अंदाज में अपना बोलना ही शुरू किया था।
टाइगर। इमरान ने इसकी बात काट कर इंतहाई सर्द लहजे में कहा, यस 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 बॉस, टाइगर ने सहम कर कहा और जल्दी से आगे बढ़कर उसने उठकर खड़ी हुई सागोरी के दोनों बाजू पकड़े और उसे एक झटके से पुश्त पर लाद लिया। लेकिन इसका चेहरा बता रहा था कि वो इस नापसंदीदा तरीन बोझ को मजबूरन उठा रहा है। उतार दो मुझे इमरान, तुम मुझे उठा लो, सागोरी ने एहतजाज करते हुए कहा। खामोश रहो वरना यहीं किसी गहराई में फेंक दूंगा, इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा तो सागोरी के पूरे जिस्म में खौफ की लहर सी दौड़ गई। इमरान की आवाज़ उसे यूं लगी थी जैसे कोई बुरा सांप फुनकार रहा हो। तो तुम दोनों ही पत्थर हो, ना जाने किस तरह के लोग हो, सागोरी ने बेख्तियार बड़बड़ाते हुए कहा। और टाइगर जिसका चेहरा अब सोता हुआ था, सागोरी का ये फिक्रा सुनकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बॉस, क्या आप वाकई ही ब्लड रेस का फार्मूला साथ ले आए हैं? टाइगर ने इस बार नॉर्मल लहजे में बात करते हुए कहा। नहीं, वो इंसानियत के लिए इंतहाई खौफनाक फार्मूला था, इसलिए मैंने उसे डॉक्टर रॉल्फ और उसकी लेबॉर्ट्री के साथ ही खत्म कर दिया है। मैं ऐसे फार्मूलों को अपने मुल्क के हवाले करने की भी हक में नहीं हूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। मगर तुम वहाँ लेबॉर्ट्री में तो कह रहे थे कि फार्मूला तुम्हारी जेब में है, सागोरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरी जेब में तो ना जाने क्या क्या होता है, तुम मुझसे छोड़ो, ये तुम्हारा मसला नहीं है, इमरान ने उसी तरह सख्त लहजे में जवाब दिया और सागोरी होंठ भींचकर खामोश हो गई। बॉस, हमें कहीं ना से कोई जीप ही मिल जाएगी, वरना इस तरह तो हम बस्ती तक हफ्तों में पहुंचेंगे, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। ओह यस बॉस, आपका आइडिया दुरुस्त है, मैं उसे तलाश करता हूँ, टाइगर ने सागोरी को नीचे उतारते हुए कहा। फिर वो दौड़ता हुआ पहाड़ी पर चढ़ने लगा। सागोरी इमरान के साथ मुंह बनाए खामोश खड़ी थी। जब टाइगर एक चट्टान की ओट में होकर उसकी नज़रों से ओझल हो गया तो इमरान सागोरी से मुखातिब हुआ। सागोरी, क्या तुम वाकई ही टाइगर को पसंद करती हो? इमरान का लहजा बेहद संजीदा था। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरी पसंद या नापसंद से तुम्हें क्या होता है? तुम दोनों इंसान ही नहीं, सागोरी ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। मैंने तुम्हारे अंदर पसंदीदगी का शदीद जज्बा महसूस कर लिया है, लेकिन तुम्हें टाइगर को डील करने का तरीका नहीं आता। मैं तुम्हें वो तरीका बताता हूँ, तुम जरा इस पर अमल करके देखो, फिर देखना टाइगर किस तरह तुम्हारे कदमों में लौटता है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। कौन सा तरीका? सागोरी ने चौंक कर पूछा। अब जब टाइगर वापस आए तो तुम अपनी गहराई के किनारे पर खड़े होकर उसे धमकी देना कि अगर टाइगर ने तुमसे पसंदीदगी का खुले बंदों का एतराफ़ ना किया तो इस गहराई में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूंगी, इमरान ने कहा। नहीं, वो पत्थर है जो कहेगा ठीक है लगा दो छलांग लग, सागोरी ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। अगर वो ना माना तब, सागोरी ने होंठ भींचते हुए फिर कहा। तो फिर तुम छलांग लगा देना, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा और सागोरी बेख्तियार 2 कदम पीछे हट गई। अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम जालिमो सफ़ाको यकलक, सागोरी ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे और हिचकियां ले लेकर रोने लगी और इस वक्त वो वाकई ही मासूम सी बच्ची लग रही थी। अरे रो मत, अच्छा मैं वादा करता हूँ टाइगर को तुम्हारी पसंद का जवाब पसंद में देने पर मजबूर कर दूंगा, इमरान उसी तरह रोते देखकर वाकई बुखला गया। पक्का वादा? सागोरी ने वाकई ही मासूम बच्चों की तरह उंगलियों के दरमियान से देखते हुए पूछा। बिल्कुल पक्का वादा, बल्कि सीमन लगा हुआ वादा, इमरान ने हंसते हुए कहा और रोती हुई सागोरी भी मुसरत से खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे यकीन है वो तुम्हारा हुक्म जरूर मानेगा, सागोरी ने मुसरत भरे लहजे में कहा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुकद्दरात अटल होते हैं, मैंने तो कोशिश की कि उसे जंगल का टाइगर ही रहने दूं, लेकिन अब अगर तुम उसे चिड़ियाघर में रखना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और सागोरी एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम फिक्र ना करो, मुझसे शादी के बाद भी वो टाइगर ही रहेगा, सागोरी ने कहा। लेकिन उसने कसम खाई हुई है कि अब जब भी शादी करेगा किसी बेवा से कर लेगा और तुम तो बेवा नहीं हो, इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा। ओह, तो मैं इसकी ये कसम भी पूरी कर दूंगी, तुम ऐसा करो मुझसे शादी कर लो, फिर मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, इस तरह मैं बेवा बन जाऊंगी, सागोरी ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और इमरान उसकी मासूमियत पर बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे पुख्ता यकीन हो गया था कि सागोरी वाकई ही टाइगर के पीछे दीवानी हो रही है, इसलिए वो सोच रहा था कि उसे संजीदगी से कोई ऐसा मनसूबा सोचना पड़ेगा जिससे ये अहमक औरत टाइगर का पीछा छोड़ दे, वरना इससे कोई बैद ना था कि अटान छोड़कर वहां पाकिशिया पहुंच जाए और टाइगर बेचारा काम छोड़कर इससे छुपता फिरे। ठीक है, दारुल हुकूमत चलकर इसका प्लान पर अमल करेंगे, मैं टाइगर की बीवी को भी बुला लूंगा ताकि वो नजारा अपनी आंखों से देख ले, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? क्या टाइगर शादीशुदा है? ओह, इसलिए तुमने अब जब भी शादी वो शादी करेगा के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, सागोरी ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। उसके चेहरे पर मायूसी के आसार नुमाया थे। नहीं, मैं किसी शादीशुदा आदमी से शादी नहीं कर सकती, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं ख्वामखा पागल हो रही थी, हमारे मज़हब में दूसरी शादी हो ही नहीं सकती, सागोरी ने मुंह बनाते हुए कहा और इमरान ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। उसका मंसूबा कामयाब रहा था। उसी लम्हे उसे दूर से टाइगर की आवाज़ सुनाई थी।
इमरान साहब आ जाइए, इधर वाकई जी मौजूद है, टाइगर बड़े पुरजोश लहजे में अंदाज में कह रहा था। अरे आकर अपनी सागोरी को तो उठाओ, जब सारी उम्र का बोझ उठाना है तो अभी से क्यों ना सही। इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। नहीं, मैं चल सकती हूँ, चलो, सागोरी ने बड़े सर्द महराना लहजे में कहा और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ने लगी और इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। उसे शायद इस खौफनाक लेबॉर्ट्री को तबाह करने पर इतनी मुसरत ना हुई थी, अपने टाइगर को इस खौफनाक चक्कर से बचा लेने पर हो रही थी। वो मुस्कुराता हुआ सागोरी के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। Like, comment, share, press the bell icon.